हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह बाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आज अपन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आज जो है सीबीएसई टर्म 2 10th का साइंस का पेपर हो गया है और उसके मैं फिजिक्स का सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आज जो है अपन 1 बाय 1 जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले जो है सिंपल आपका यहाँ लिखा हुआ सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ है, तो ये सबको पता है, ठीक है। कौन सा? क्लास 10th का, ठीक है। तो उसका सेट नंबर कौन सा? सेट नंबर 3 है। और अगर मैं कोड की बात करूं तो कोड जो है, जो मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूं, उसका कोड था 31/4/1, ठीक है। पेपर है अपना साइंस का। तो मैं जो सॉल्यूशन लेके आया हूं वो आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स के सॉल्यूशन, और डेट है आज 10 मई 2022, ठीक है। सिंपल सा 2 आवर का आपका पेपर है। तो पेपर का जो टाइमिंग है वो आपका 2 घंटे का, 2 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने पेपर के वो है 40 मार्क्स, ठीक है। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो इन्हीं को रीड करने के लिए जाते हैं, ताकि आप इसको केयरफुली रीड करें और कोई भी पेपर में मिस्टेक ना करें। तो सिंपल जो है इसको अपन धीरे धीरे रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, है ना। तो क्वेश्चन पेपर में जो आपको चेक करना सबसे पहले कि मेरे फर्स्ट से 15 क्वेश्चन लास्ट तक जो है, जो लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा 15 क्वेश्चन है कि नहीं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो टोटल इसमें 15 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है आपके कंपलसरी है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3, है ना। तो ये जो है अपने 3 पार्ट में आपका डिवाइड कर रखा है ना। और तीनों पार्ट के कुछ ना कुछ आपके अलग अलग मार्क्स के हिसाब से उसको डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के हिसाब से, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है वो आपके क्वेश्चन सेक्शन ए के पार्ट है, जिसका जो ईच जो क्वेश्चन है वो कितने हैं? आपका ओनली 2 मार्क्स का है, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 to 13 जो है आर शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है, वो आपका ईच जो है वो आपका 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी जो है वो अपना 3 मार्क्स का हो जाएगा। और सेक्शन सी की बात करूं तो जिसमें मेरा क्वेश्चन नंबर है 14 और 15, है ना। 2 क्वेश्चन है मेरे किसमें? सेक्शन सी में, जो उसका ईच का मार्क्स जो है कितना है? 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो सेक्शन सी का अपना 4 मार्क्स के 2 हो जाएंगे, मतलब सेक्शन सी आपका टोटल 8 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट देखा है, इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव हैज टू बी अटेम्प्टेड। क्या लिखा है उसका सिंपल सा मतलब है कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको और का ऑप्शन मिलेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको और लिखा हुआ मिला होगा, ठीक है ना। तो और वाला क्या होगा? आपको चॉइस दे रखी है कि उन दोनों में से जिसके बीच में और लगा हुआ है, तो ऊपर भी क्वेश्चन लिखा होगा और के नीचे भी क्वेश्चन लिखा होगा, तो दोनों में से आपको ओनली एक ही अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको आता है, जो भी आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये मैं पूरा सही कर पाऊंगा, ठीक है। तो अपन 1 by 1 जो है वो अपने फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा है। तो आपके सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो अपना फिजिक्स का था, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले अच्छे से रीड करते हैं, बोलना क्या चाह रहा है, क्या क्वेश्चन था और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, 1 by 1 अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 जो था वो सेक्शन ए का है। तो सेक्शन ए जो है वो आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज शो इन द डायग्राम एन एल्युमिनियम रॉड ए बी। तो आपको ए बी रॉड दिख रही होगी, ये आपके एल्युमिनियम रॉड है, is suspended horizontally between the 2 poles of the strong horseshoe magnet। तो यहाँ पे एक horseshoe magnet दिख रही होगी आपको, horseshoe magnet ये वाली मैग्नेट है ना। इसके बीच में इसको हॉरिजेंटली रखा हुआ, मतलब ऐसे रखा हुआ है ना। तो ये आपका horseshoe magnet बीच में इसको हॉरिजेंटली रखा गया है, such as a way that the axis of rod is horizontally and the direction of the magnetic field is vertically upward, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो डायरेक्शन जो हो जाएगी अपनी अपवर्ड, है ना। तो डायरेक्शन जो हो जाएगी अपनी अपवर्ड। तो ये थी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ, यहाँ आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ आपका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी अपवर्ड। और ये जो रॉड है वो कैसे रखी है? हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऊपर जा रही है और रॉड मेरी ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, ठीक है। और क्या बोला इसमें? द रॉड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी एंड की। एक की दिख रही होगी आपको, ये रही की, और एक बैटरी दिखी होगी, इससे आपको इस रॉड को कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो जैसे मैं की को आपका ऑन करूंगा, इसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक करंट कैरिंग रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। तो अपन को निकालना क्या, अपन को करना क्या है? तो अपन को सिंपल सा करना है, अपन को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है। तो पहले तो अपन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो 1 by 1 अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू ए।
सिंपल सा क्या बोल रहा है, सिंपल सा बोल रहा है, अगर मैं क्वेश्चन पे वापस आऊं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब करंट आपका बी से ए, ये करंट की डायरेक्शन होगी बी से ए, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करोगे, जब करंट को मैं फ्लो कराऊंगा तो क्या क्या फिनोमिना होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है वहां पे। ठीक है, तो अपन ने, अगर आपको याद हो तो किसी भी करंट कैरिंग रॉड को, करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो फ्लेमिंग ने क्या बोला, फ्लेमिंग सिंपल सी बात बोली कि अगर आपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर। क्वेश्चन में लिखा हुआ सिंपल साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्टिकली अपवर्ड जो है मैग्नेटिक, तो ये 4 फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, तो ये आपके ऊपर की तरफ है। और क्या बोला है कि करंट जो है वो आपकी फ्लो हो रही है बी से ए, मतलब रॉड मेरी हॉरिजॉन्टल है, तो बी से ए मतलब बी पीछे की तरफ है, ए आगे की तरफ है, तो बी से ए मेरा करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में मैंने रख दिया मेरी मिडल फिंगर को, तो जो थंब क्या शो करेगा, थंब शो करेगा आपको उस रॉड पे, उस वायर पे लगने वाला फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, आप खुद देख रहे हो कि फोर्स जो है मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये वायर जो है, ये जो रॉड है, ये एल्युमिनियम जो रॉड है, वो आपके इस तरफ, आपकी फोर्स की वजह से इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सिंपल यही मैंने सॉल्यूशन में आपका के मेंशन कर रखा है कि when a current is passing through the aluminum rod from and B to A, then due to magnetic force the rod will deflect towards left as per the Fleming left hand rule। Fleming है ना, सिंपल लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको समझा दिया क्या होता है कि मैं अपने करंट की डायरेक्शन में अगर रखूं मैं मिडिल फिंगर को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूं अपनी 4 फिंगर को, तो मेरा जो थंब है वो मुझे बताएगा उस रॉड पे लगने वाला फोर्स। तो है ना, फोर्स की डायरेक्शन किसे पता चलेगी अपन को, थंब करेगा, और थंब किस तरफ आ रहा है अपना, लेफ्ट की तरफ, इसलिए जो है मेरा ये एल्युमिनियम रॉड जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन अ सिचुएशन in which the axis of the rod, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, axis of rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and current is passing in the rod in the same direction। करंट जो है वो B से A ही फ्लो हो रही है, अभी पहले भी B एंड से A एंड की तरफ भी फ्लो हो रही थी, तो करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने पहले जो रॉड हॉरिजॉन्टली थी उसको वर्टिकली कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया। पहले जो मेरी रॉड कैसी थी, मेरी ऐसे हॉरिजॉन्टली थी, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे थी, अब मैंने क्या कर लिया, उसको पैरेलल कर दिया, मैं उसी के डायरेक्शन में कर दिया। करंट अभी भी मेरा बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है। तो याद करो कि फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स जो होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये होता था आपका, वैसे अगर मैं बात करूं आई एल क्रॉस बी, ये तो इसका वेक्टर फॉर्म है, और अगर मैं बात करूं इसका स्केलर फॉर्म का, या फिर सिंपल इसको मैं एल क्रॉस बी को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एल बी साइन थीटा। यहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा आपका एंगल है लेंथ वेक्टर, या फिर करंट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, वैसे लेंथ वेक्टर होता है जो आपके लेंथ के डायरेक्शन में होगा, और लेंथ वेक्टर को हमेशा मैं करंट के डायरेक्शन में मानता हूं, है ना। तो एल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, है ना, तो एल और बी दोनों पैरेलल हो गए, और दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एंगल 0 हो जाएगा, ये थीटा विल बी 0, देन फोर्स अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0। तो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, सिंपल सा है, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो एज इन दिस सिचुएशन करंट विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, सो फोर्स विल बी 0। क्यों 0 हुआ, इसलिए 0 हुआ क्योंकि आपने उस वायर को, आपने उस रॉड को, जो एल्युमिनियम रॉड है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दिया। अब पैरेलल कर दिया तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपने 0 कर दिया, और जब भी एंगल 0 कर दोगे तो आपके इस फॉर्मूला से, या फिर है ना एल क्रॉस बी से, या फिर यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होने से आपका फोर्स जो है सिंपली 0 हो जाएगा, तो कोई फोर्स उस पर लगेगा ही नहीं। ठीक है, पिछले केस में फोर्स क्यों लग रहा था, क्योंकि पिछले केस में आपका जो एंगल था वो 90 डिग्री हो रहा था, है ना। आपने जो है वो रॉड को, एल्युमिनियम रॉड को कहां रखा था, हॉरिजॉन्टल रखा था, और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो वर्टिकली थी, तो दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसमें अब जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही और मिल गया, मतलब मेरा जो फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, तो उसके अंदर आपको और का ऑप्शन मिल गया, है ना। अगर आपको वो अटेम्प्ट नहीं, वो वाला क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप ये सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी है, जैसे, और ऐसे बात करें अगर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी था, क्योंकि वो आपका बिल्कुल बुक का ही तो क्वेश्चन था, है ना, बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ था, सिंपल सा, है ना। तो ये जो और है वो भी आप रन कर सकते हैं। और में क्या बोल रहा है, और को समझ लेते हैं। तो और का क्वेश्चन था आपका, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड,
हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये अपन को प्रूव करना है किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, है ना, जो आपके बार मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रही है, उसकी हेल्प से अपन को प्रोड्यूस करना है ना, तो इसको प्रूफ करना है। तो सिंपल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। ये आपका है ना, ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये आपका एक बार मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। और बार मैग्नेट आपने पढ़ा होगा, तो बार मैग्नेट में आपने ध्यान दिया होगा, बार मैग्नेट के अंदर जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो, अगर मैं आउटसाइड बात करूं तो आउटसाइड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और अगर इनसाइड बात करूं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अपन सिंपल सी बात करें तो यहां से जो फील्ड लाइंस आपकी निकल रही है, यहां से ये फील्ड लाइन जो निकल रही है, तो एकदम पोल के जस्ट पास की बात करूं, है ना, तो पोल के जस्ट पास में देख रहे हो कि आपकी ये जो फील्ड लाइंस है वो बहुत ही पास पास है, बहुत ही पास पास है। तो अगर यहां पे मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहूंगा या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो मेरी यहां पे पोल्स पे थोड़ी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है वो आपकी लाइंस पास पास है, यहां पे डेंसिटी जो है लाइंस की वो ज्यादा है ना, बहुत ही पास पास है, डेंसर से, यहां ये मीडियम आपका डेंसर हो गया क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है। तो यहां पे और यहां की बात करूंगा तो यहां पे पोल्स के पास जो होगा वो लाइंस जितनी पास होती है ना, जो भी फील्ड लाइंस जितनी पास होती है उतनी उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहां की बात करो तो यहां पे इंटेंस ज्यादा है, और यहां की बात करूंगा थोड़ी लाइन जो है वो आपकी दूर दूर है, तो यहां पे भी वैल्यू तो आएगी पर थोड़ी कम आएगी एज कंपेयर टू पोल की करूंगा तो मैं। ठीक है, तो वैल्यू तो आप है ना सिंपल सा निकाल सकते हैं कि वैल्यू तो जो सिंपल है, जो फील्ड लाइन जहां ज्यादा होगी वहां पे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और फील्ड लाइन जहां दूर दूर होगी वहां पे वैल्यू कम होगी। पर सिंपल डायरेक्शन की बात करूं मैं, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, तो डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन की बात करूं तो फील्ड लाइन जो है हमेशा आउटसाइड की बात करूं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और इनसाइड बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है ना। तो यहां पे आपकी ये फील्ड लाइन जो है इस तरफ जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपकी क्लोज लूप बनाती है, मैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी क्लोज लूप बनाती है। तो अगर मुझे निकालना पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, मुझे एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे निकालना है, मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो कैसे निकालते हैं, सिंपल से किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं आप। जिस पॉइंट पे निकालनी वहां पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वहां पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट क्या होती है, उस कर्व को, उस पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन, उसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको टच करके जाने वाली जो लाइन होती है वो होती है अपनी सिंपल सी टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैं उस पॉइंट पे क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो मेरी बता देगी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो टेंजेंट जो इस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी जो है मेरे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है तो मुझे अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये सिंपल टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इसको कट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इस लाइन को कट नहीं करना चाहिए। तो इसको है ना सिंपल सा अपन ये सिंपल इस पॉइंट की बात करो तो यहां पे सिंपल सी अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी। तो मतलब जिस पॉइंट पे मुझे निकालना उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो मैं जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ये वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है, और ये जो लाइन से है अगर पास पास होगी तो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा बता रही है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड की भी अपन को वैल्यू दे रही है, ये अपन को डायरेक्शन भी दे रही है। तो अपन सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल सा कि डेंसर द लाइन ऑफ फोर्स मोर विल बी द मैग्नीट्यूड। जितनी डेंसर होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी जो है वो आपकी क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। मैंने ये बताया था, जितनी लाइंस पास पास होगी उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द इमेजिनरी पाथ ऑफ द यूनिट नॉर्थ पोल is known as the magnetic line of force. It moves from north pole of magnet to the south pole of the magnet outside the magnet. ठीक है, और tangent drawn at any point on the magnetic line of force shows the direction of the magnetic field. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो सारा जो है मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रखा है। सिंपल मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस पे आपको किसी भी पॉइंट पे आपको अगर डायरेक्शन चाहिए तो उस पे क्या करो, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, तो जो है ना, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगी उस टेंजेंट की डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये था अपना जो और वाला पार्ट था, तो थोड़ा ये भी काफी इजी था, है ना। तो इसमें भी आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप ये सब एक्सप्लेन करके आए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपना क्वेश्चन
सेक्शन ए में तो अपना एक ही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 2 था। सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी में जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो थे क्वेश्चन नंबर 12 और 13, है ना। तो उसको 1 बाय 1 जो है अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो 12th है वो क्या बोलना चाह रहा है, तो वो सिंपल बोल रहा है कि अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब और एन इलेक्ट्रिक फैन। 3 जो है वो गैजेट्स यूज कर रहा है। एक तो आपके पास हीटर है, एक वो जो है बल्ब यूज कर रहा है और एक वो फैन यूज कर रहा है साइमल्टेनियसली। हाउ शुड दीज गैजेट्स बी कनेक्टेड विद द मीन्स, है ना। और जस्टिफाई योर आंसर गिविंग 3 रीजंस देने अपन को, 3 रीजन देने हैं कि इसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, इन तीनों को आप कैसे कनेक्ट करेंगे। और जो भी आपने लिखा, आपने सीरीज में पैरेलल जो भी लिखा तो उसके आपको 3 रीजन देने हैं कि आपने क्यों लिखा। अगर सीरीज में करें तो क्यों थी सीरीज में कर रहे हैं, और अगर पैरेलल में कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, तो आपको 3 रीजन देने पड़ेंगे उसको, जो भी आपने कनेक्शन लिख के आए हो। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, कोई भी आपके गैजेट्स होते हैं, है ना, अपने घरों में बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, अपना फ्रिज भी होता है, अपना टीवी भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, फैन भी होता है, बल्ब होता है। तो घरों के सारे जितने भी आपके गैजेट्स हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। उसके रीजन क्या है, उसके 3 रीजन मैंने लिख रखे हैं क्यों कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और तो पहले अगर ए की बात करूं तो ए का सॉल्यूशन क्या होगा, जो अपन इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि ऑल गैजेट्स विल बी कनेक्टेड इन द पैरेलल। मैंने क्या किए, बोला है कि इसका सिंपल पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्या क्या फायदे हैं, क्या रीजन है, तो 3 रीजन यहां पे आपको क्वेश्चन में बोला है लिखने के लिए। तो तीनों रीजन मैंने यहां लिख रखे हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करने का रीजन क्या है। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल बात करें, है ना, अभी वोल्टेज की बात करें V की, तो विल बी सेम, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, और सीरीज में आपकी करंट सेम रहती है ना। तो पोटेंशियल जो है वो आपका पैरेलल में सेम रहता है। तो एक रीजन ये भी है मेरा कि तीनों को मैं क्या करूंगा, आपका पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि घरों में जो सप्लाई आएगी वो आएगी 220 वोल्ट, है ना। और सारे अगर 220 वोल्ट पे अगर चल रहे हैं, मैक्सिमम आपके, है ना, इंटेंसिटी चल रहे हैं, तो तीनों पे मेरा 220 वोल्ट जाना चाहिए। तीनों पे जब 220 वोल्ट जाएगा तो वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाएंगे। ठीक है, अगर मैंने को सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में क्या होगा, तो मेरा पोटेंशियल जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो किसी के पास ज्यादा आएगा, किसी के पास कम आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। सेकंड रीजन क्या है, वी कैन यूज डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट अप्लायंस। ठीक है, आप तीनों को अगर पैरेलल में लगा तो तीनों के पैरेलल में जो है आप डिफरेंट स्विचेस भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं यहां पे एक लगा दिया मैंने, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। ठीक है, तीनों को पैरेलल में लगा दिया, तो ये मेरी बैटरी है। तो जो वोल्टेज मेरा बैटरी का होगा वो तीनों के अक्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हो गया मेरा हीटर, ये हो गया मेरा बल्ब और ये होगा मेरा फैन। तो तीनों को मैंने यहाँ लगा दिया। अब तीनों में मैं यहाँ डिफरेंट स्विच भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे एक स्विच लगा दो, यहाँ पे एक स्विच लगा दो, यहाँ पे एक स्विच लगा दो। ये मेरी K1 की, K2 की एंड K3, तीनों पे मैं जो है वो डिफरेंट जो है तीनों पे अलग अलग जो है मैं की लगा सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरा यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो जो मुझे ऑन करना उसी की को मैं अगर प्रेस करूंगा तो वही ऑन होगा, है ना। भाई ऐसा सीरीज में क्या होता है, सीरीज में तीनों अगर तीनों का एक ही लाइन में लगे होते हैं, तो जब करंट फ्लो होती है तो अगर आपने एक भी ऑफ कर दिया, ठीक है ना, भाई एक भी ऑफ हो गया बीच में से, तो आपका पूरा ही सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना। या फिर एक जलाना तो तीनों जलेंगे। अगर मुझे एक ही यूज करना तो मुझे तीनों यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि करंट तो उसी से पास हो जाएगी। भाई सीरीज में तो आपके जगह तीनों लगे होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर तीनों में से कोई आपको एक यूज करना, तो वो मान लो मुझे हीटर यूज करना, पर फैन और जो बल्ब है वो भी तो आपके सीरीज में लगे हुए हैं। तो करंट तो जो यहां से जो करंट पास होगी उसको जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक आपके जलेंगे। तो बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा फालतू का, क्योंकि ये मुझे अभी काम में लेने ही नहीं है। मुझे फैन की जरूरत ही नहीं है, मुझे बल्ब की जरूरत ही नहीं है, मुझे बस हीटर काम में लेना है। तो ये ऑटोमेटिक मैं चाहता हूं कि ये यूज में ना आए। तो इसलिए पैरेलल में क्या होता है, अपन डिफरेंट स्विच लगा देते हैं। स्विच लगाने का फायदा क्या होता है, जो मुझे यूज में लेना उसी को मैं की को ऑन करूंगा, बाकी दोनों ऑफ रहने दूंगा, है ना। तो करंट सारा करंट यहां से पास हो जाएगा। तो हीटर जलाना तो हीटर से करंट पास हो जाएगा, यहां से ये मैं ऑफ रखूंगा, यहां से करंट पास होगा ही नहीं, है ना। तो ये भी एक फायदा मिल जाता है। थर्ड क्या है, इन केस ऑफ वन गैजेट स्टॉप वर्किंग देन अदर विल बी कंटिन्यू वर्किंग। ये सबसे बड़ा फायदा आपका, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन घरों में भी करते हैं। मान लो इन तीनों में से कोई एक खराब हो गया, मान लो हीटर जो है वो ज्यादा गर्म हो गया, मतलब मान लो कि आपका खराब हो गया, मान लेते हैं अपन कि हीटर अपना खराब हो गया, ठीक है। तो अगर इसको सीरीज में लगाता, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाता, तो अगर मेरा यहां से ये आपका हीटर खराब हो जाता, तो ये खराब हो जाता, तो आगे मेरी करंट फ्लो होती नहीं, ये बीच में खराब हो गया, तो करंट यहां से फ्लो होकर उसमें जानी थी, हीटर से फैन में जानी थी, फैन से बल्ब में जानी थी, पर हीटर तो बीच में ही खराब हो गया, तो आगे ये करंट पास होने देगा नहीं। तो मेरा फैन और बल्ब जो कि ठीक है, फिर भी वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हीटर खराब होने की वजह से आगे करंट जा ही नहीं रहा। तो ये ठीक होते हुए भी काम कर नहीं रहे, है ना। मतलब एक भी खराब हो गया तो सारे मान लो कि आपका काम करना बंद कर देंगे,
क्योंकि करंट तो इसी रास्ते से जाएगी, ठीक है ना। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पैरेलल में ऐसा नहीं है। अगर मान लो हीटर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हीटर ही आपका बंद हो जाएगा, बाकी दोनों तो चलेंगे, क्योंकि करंट आपकी यहां से चली जाएगी और यहां से चली जाएगी, ठीक है। करंट रुकेगी नहीं, करंट रुकेगी नहीं, क्योंकि अपने पास रास्ते हैं, 1 रास्ता, 2 रास्ता एंड 3 रास्ता। तो कोई एक रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता है तो भाई 2 रास्ते तो है करंट को जाने के लिए, तो ये दोनों तो आपके बराबर रेगुलरली कंटिन्यूली वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से जो मैं या फिर आप सब जो है अपन क्या करते हैं, हीटर को, बल्ब को और फैन को या जितने भी गैजेट्स है सबको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका जो सेक्शन ए है, ये जो आपका क्वेश्चन ए 12 का जो पार्ट ए है उसका आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो नाम तो आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। हाउ इज इट कनेक्टेड इन अ सर्किट, सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, कहां पे कनेक्ट किया जाता है और होता क्या है, इसके बारे में सिंपल सा आपको पूछा है। तो सिंपल सा फ्यूज के बारे में, फ्यूज क्या है, एक आपका सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ वायर मेड ऑफ अलॉय, है ना, किसी अलॉय का बना होता है। किसका बना होता है, ये मेनली लेड और टिन, लेड और टिन का जो मिक्सचर होता है ना, ये जिस वायर से बना होता है वो लेड और टिन का आपका मिक्सचर होता है, जिसमें लेड का जो होता है रोल होता है 37% का, और जो टिन है वो आपका 63% को, इन दोनों को मिला के आपका 100% हो जाता है। तो 37% आपका लेड एंड टिन जो है 63%, इनसे जो वायर बनाया जाता है वो आपका होता है फ्यूज वायर, जो कि अपन सेफ्टी पर्पज से यूज करते हैं, ताकि मेरे जो महंगे जो कॉस्टली जो है ना आपके इक्विपमेंट है, जैसे एसी हो गया, जो फ्रिज हो गया, टीवी हो, कंप्यूटर हो गया, ये खराब ना हो अगर मेरा लाइव वायर में अगर वोल्टेज वगैरह बढ़ जाए या करंट ज्यादा फ्लो हो जाए। करंट अगर ज्यादा फ्लो हो जाए तो वो ज्यादा फ्लो जो करंट है वो अगर मेरे कंप्यूटर में गया और कंप्यूटर की लिमिट अगर कम हुई करंट की, है ना, तो वो मुझे मेरे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, मेरे एसी को खराब कर सकता है, मेरे टीवी को खराब कर सकता है, मेरे फ्रिज को खराब कर सकता है। तो वो मैक्सिमम करंट जो है वो आपका उन अप्लायंस तक नहीं पहुंचे, बीच में जो है ये फ्यूज वायर फ्यूज हो जाता है, जल जाता है और करंट को आगे पहुंचने नहीं देता है। तो इसको कहां पे कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज इन लाइव वायर। लाइव वायर क्या होता है, तो 3 तरह के वायर होते हैं, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अपना अर्थ वायर, है ना। तो ये आपने पढ़े होंगे। तो लाइव वायर के साथ जो है अपने फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मेन जो करंट है वो लाइव वायर से आता है और न्यूट्रल से होकर जाता है। तो लाइव वायर से करंट आ रहा है तो करंट आके आपके सारे अप्लायंस में जाने वाला है। तो अगर वो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, उस करंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हुई तो वो आपके ज्यादा करंट जो है, मान लो आपका जो बात करूं मैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर बहुत महंगे आते हैं, हाँ, या आपका लैपटॉप वगैरह हो गया, है ना, या आपका एसी हो गया, तो ये बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट है। मान लो ये जो है आपका 5 एम्पियर पे वर्क कर रहा है, मान लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है या फिर आपका 5 एम्पियर वर्क कर रहा है, और जो लाइव वायर में अचानक से कोई दिक्कत होने की वजह से यहां से 10 एम्पियर करंट आ गई, यहां से जो है 10 एम्पियर करंट आपकी फ्लो हो रही है। तो ये 10 एम्पियर करंट अगर आपके 5 एम्पियर लिमिट वाले आपके कंप्यूटर में किसी गैजेट में चली गई तो ये तो इसको खराब कर सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, पर ये 10 एम्पियर वाले जाएगी तो इसको खराब कर सकती है। तो बीच में क्या करूंगा, बीच में एक फ्यूज लगा दूंगा, बीच में वहां पे ये एक फ्यूज लगा दूंगा, ठीक है। ये फ्यूज क्या करेगा, ये फ्यूज की लिमिट भी जो है मैं क्या रखूंगा, 5 एम्पियर रखूंगा, है ना। मैंने फ्यूज को एक परमिशन दे रखी है कि 5 एम्पियर से ज्यादा जो है करंट यहां तक नहीं आनी चाहिए, है ना। तो फ्यूज क्या करेगा, जैसे ही यहां पे इसके पास करंट जो है वो 5 एम्पियर जैसे ही ज्यादा हुई, ये आपका यहां से जल जाएगा, ये तो वायर जो है वो आपका जल जाएगा, यहां से वायर जैसे जल जाएगा तो यहां पे जो है आगा वायर जल के ब्रेक हो जाएगा, तो आगे आपका सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और करंट आगे जा ही नहीं पाएगी। तो ये आपका सेफ हो गया। ये क्या हो गया, आपका सेफ हो गया। कौन सेफ हो गया, जो भी आपका गैजेट था जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये आपका सेफ हो गया। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि फ्यूज को अपन सेफ्टी डिवाइस के, है ना, सेफ्टी डिवाइस के फॉर्म में अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी पार्ट था, बी पार्ट का सॉल्यूशन सिंपल सा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, ये दोनों आपके 3 मार्क्स के थे। क्वेश्चन जो 12 था वो भी आपका 3 मार्क्स का था और क्वेश्चन जो 13 है वो भी आपका 3 मार्क्स का था, है ना। टोटल मतलब सेक्शन बी जो है उसमें फिजिक्स का जो था 3 + 3 6 मार्क्स का पेपर आपको फिजिक्स का आया था सेक्शन बी में, ठीक है। 13 की बात करें तो 13 सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड, कितना लिखा हुआ इसके ऊपर, 1100 वॉट। अभी जो W होता है, वॉट जो होता है WATT जो वॉट होता है वो अपनी पावर की यूनिट होती है। मतलब किसी के पीछे भी वॉट लिखा होता है तो वो अपन समझते हैं कि वो उसकी पावर है। मतलब आपको मोटर की पावर दे रखी है, यहाँ पे इस मोटर की पावर दे रखी है, तो ये पावर दे रखी है आपको, ये क्या है अपनी पावर, ये मोटर की पावर दे रखी है और बोला है इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मींस, है ना। तो ये 220 वोल्ट
आपके सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस। सेकंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डेज। एंड लास्ट जो है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट, मतलब पर यूनिट जो रेट है वो है ₹5। 5 रुपीज जो है वो 1 यूनिट की आपका चार्ज है। तो आपका टोटल जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसका टोटल कॉस्ट क्या होगी वो लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है इसको अपन आराम से डिस्कस करते हैं और कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो पावर आपको गिवन है और ये आपको मेनली वोल्टेज गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं ना। तो मेन फॉर्मूला होता है पावर का V इंटू आई। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा V स्क्वायर बाय आर, और आपने ये भी पढ़ा होगा I स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा लगाना है तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और क्या पूछा है आपको। तो सिंपल क्या गिवन है, पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है, मतलब पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है। तो पावर और वोल्टेज तो इन दोनों फॉर्मूले में आ रहे हैं, पर पूछा क्या है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द, मतलब करंट पूछा है। तो पावर वोल्टेज और करंट तो इसी फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो मतलब ये नीचे वाले दोनों तो आपके यहां पे यूज नहीं आएंगे। ठीक है, मेनली इसी से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू V इंटू आई एक पावर का फॉर्मूला होता है, ये सबने पढ़ा होता है। P इक्वल टू पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो यहां से मुझे करंट निकालना है, पावर जो है क्वेश्चन में गिवन है और वोल्टेज भी क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपल सा कर देंगे। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है यार कि I इक्वल टू P बाई V, I इक्वल टू P बाई V। P की वैल्यू क्या दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है अपनी 1100 वॉट। ठीक है, 1100 वॉट दे रखी है और वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट। ये दोनों को डिवाइड कर दो, क्या है ये से कट गया, 11 2 जा, 11 10 जा, 2 1 जा और 2 5 जा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 एम्पियर जो है वो आपकी करंट निकल के आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 एम्पियर। ठीक है, सेकंड क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज फॉर 5 आवर। टाइम दे रखा है आपको कि 5 आवर और डेली यूज कर रहा है, और कितने दिन यूज करना है, 6 डेज यूज करना है। भाई 1 डे में 5 आवर और टोटल डेज जो है वो है नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो टोटल टाइम अपन निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर मैं आर में निकालना चाहूं तो हो जाएगा 6 5 जा 30 आवर जो है टोटल चलेगा, ये है ना। 30 आवर जो है 6 5 जा 30 आवर टोटल चलने वाला है। तो 30 आवर अगर चलेगा मेरा ये मोटर तो कितनी आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, अपन को निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको करते सिलेक्ट, ठीक है। चलो सिंपल सा बोला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ इट मोटर इज यूज। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, भाई पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला ये भी पढ़ा, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो आपने एनर्जी डिवाइड बाय टाइम या वर्क डिवाइड बाय टाइम, ये आपको पावर का फॉर्मूला बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ मुझे एनर्जी निकालना है, तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, पावर आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो गया देखो, पावर कितनी दे रखी है 1100, टाइम कितना दे रहा है 5 आवर, 500 घंटे 5 आवर, और कितने दिन 6 डेज में चलेगा ये। तो 5 डे तो डेली चल रहा है और कितने डे है 6 डेज, तो ये टोटल आपके आर आ गए, है ना 30 आर। अब ये आपका जो आएगा वो आएगा ये वॉट और ये आर, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वॉट आर में। किसमें आएगा, वॉट आर। ये पावर वॉट में, ये टोटल आर निकाली मैंने, 6 5 30 आर हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका वॉट आर में आ गया। अब मुझे तो चाहिए जो मेरी यूनिट होती है, जो मेरी यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आर में, जो मेरी होती है 1 यूनिट 2 यूनिट वो मेरी किलोवाट आर में होती है। तो यहाँ में मुझे किलो चाहिए, किलो मतलब 10 की पावर 3 चाहिए, तो 10 की पावर 3 से आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंटू 10 की पावर 3 कर दिया। तो ये 10 की पावर 3 तो जो है आपका किलो में चला जाएगा, है ना। और ये 10 की पावर 3 जो है वो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, तो 6 5 30, तो ये 1100 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000। तो ये 1 2 3 0 तीनों जीरो से कट जाएंगे, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 33 किलो वाट एन आर। तो 33 किलो वाट आर, और किलो वाट आर जो होता है वो मेरा यूनिट होता है, मतलब टोटल मेरी कितनी यूनिट जो कंज्यूम हो रही है 33 यूनिट्स। टोटल यूनिट आ गई, वो आ गई 33 यूनिट्स आ गई है, ठीक है। तो टोटल अपना एनर्जी कंज्यूम निकल चुका है अपना 30 आवर्स का, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ जाएगा अपना 33 किलो वाट आर,
ठीक है। अब सिंपल निकालना थर्ड का, अपन को आंसर देना है। थर्ड सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो सबसे इजी है। टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5, है ना। 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो है रुपीज अगर 5, तो मेरी टोटल जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी हुई है? 33 यूनिट्स। तो बस 33 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? जो 1 यूनिट की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरी टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो 1 यूनिट की कॉस्ट है 5 और उसको 33 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरा जो रुपीज आएगा, जो मेरा बिल आएगा बिजली का, वो कितना आएगा? रुपीज 165 का आएगा। तो 165 जो है वो इसका आंसर था। किसका? 13 का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका। ठीक है। 13 क्वेश्चन में भी जो है वो आपको ऑप्शन था, चॉइस थी आपके पास कि या तो आप फर्स्ट वाला पार्ट करें या सेकंड वाला पार्ट करें। सेकंड वाला आपका और में दे रखा है, तो ये वाला अगर आपको आता है तो ये आप ये वाला भी कर सकते थे। दोनों के मार्क्स इक्वल है, ठीक है। तो जो भी आता है दोनों में से एक करना था, दोनों नहीं करके आने, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना था जो भी आपको पूरा आता हो, ठीक है। तो ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड। इसको जो भी सर्किट दे रखा है इसको कंप्लीटली स्टडी करना है, क्या क्या इसमें दे रखे हैं, क्या क्या पूछा है और क्या क्या फाइंड करना है। तो आपको सिंपल फाइंड करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे रेजिस्टेंस का जो है वो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। पूरे ये जो 1 2 3 4 5 ये पांचों की जगह अगर मैं कोई एक लगा दूं, इन 5 रेजिस्टेंस को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछी है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये जो बैटरी है 20 वोल्ट की, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे आई निकालना है कि मेन जो बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा, पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा वो पूछा है। और पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम का है, ये रहा 5 ओम, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर मैंने लगा भी रखा है। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो है वो कितना आपका पोटेंशियल आएगा, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सिंपल सा पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो सर्किट को अच्छे से देख लो, इस सर्किट को आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या है, एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे की लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अमीटर लगा रखा है। तो अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर का काम होता है आपका अमीटर का जो काम क्या होता है? अमीटर काम होता है करंट को मेजर करना। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, तो करंट जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होती है। तो करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी और करंट जो है वो जब यहां से निकलेगी तो जितनी करंट यहां से फ्लो होगी उतना आपको अमीटर रीडिंग निकाल के दे देगा। तो अमीटर अपना जो है करंट को मेजर करने के लिए लगाया गया है। वोल्ट मीटर जो है मैंने सिर्फ 5 के अक्रॉस लगाया। 5 ओम एक रेजिस्टेंस है जिसको यहाँ पे क्वेश्चन में R1 बोल रखा है। तो R1 जो है वो मेरा 5 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका तो वोल्ट मीटर लगा रखा है जो आपको इस यहाँ के 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे देगा। यहाँ पे आपने एक R2 लगा रखा, R2 रेजिस्टेंस है जो कि इसकी वैल्यू 10 ओम है। और इसके पैरेलल में ये देख रहे हो, ये R2 और ये 4 और 3, ये सब ये दोनों R2 और ये दोनों ये आपके पैरेलल में है, ठीक है। R3 और R4 आपके सीरीज में एक ही साथ है, एक ही साथ, ये दोनों सीरीज में है। और इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ R2 के साथ में आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और R5 जो अलग से लगा रखा है यहाँ पे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे निकालना R इक्विवेलेंट। क्या निकालना? मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कहां से शुरू करेंगे? तो अपन सिंपल जो है अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो पहले इन दोनों को निकाल लेता हूं क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को एक बना लेता हूं। पहले इन दोनों को निकाल लेता हूं। तो 6 और 4 क्या हो गया? 6 और 4 सीरीज में है, और सीरीज में होते हैं तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। इक्विवेलेंट जो होता क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर जितने भी लगा रखे मैंने, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा रखे हैं तो दोनों को सिंपली ऐड कर देता हूं। तो 6 प्लस 4 जो हो जाएगा वो मेरा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्किट बनेगा वो सिंपल सा ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर और अमीटर अभी नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये लास्ट में काम आएंगे। मैं बस R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, तो सिर्फ मैं रेजिस्टेंस ही बना रहा हूं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका, ठीक है। और ये आपका हो गया। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे तो 10 ओम है, यहाँ पे आपका 5 ओम है, और यहाँ पे आपका ये 10 ओम है। और इसके साथ में जो है मैं दोनों को एक कर चुका हूं। ये 6 और 4 दोनों को एक कर चुका हूं, तो 6 और 4 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो आप, ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में हो चुके हैं। ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में हो चुके हैं। तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आपके कनेक्टेड हैं और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो उसका इक्विवेलेंट कितना आता है? वो हाफ हो जाता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो या तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू भी जो है ये वाली है ना, ये वाली जो होती है वो 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। तो 10 और 10 जो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 5। 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 2/10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5।
और 1/5 तो जो है 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा इन दोनों का जो हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा एक 5 तो ये है, ये 5 तो यहाँ पे लगा है ही, इन दोनों ये दोनों जो है एक हो चुके हैं, 10 और 10 जो है वो आपके आपस में सॉल्व होके, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सॉल्व होके ये 5 ओम हो चुका है और ये मेरा यहाँ पे 10 लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये दोनों ये सब कनेक्टेड हैं 20 वोल्ट की एक बैटरी से, तो ये 20 वोल्ट है ही, ये तो बाद में काम आएगी, मुझे तो पहले R इक्विवेलेंट निकालना है और ये मेरा यहाँ पे 10 ओम है। अब देखो सर्किट कितना सिंपल हो गया, इतने बड़े सर्किट से अपन इस सर्किट पे आ चुके हैं ना, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। पहले सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, इसको और इसको जो आपके दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इन दोनों को मैंने आपका इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया, जो कि 6 और 4 10 हो गया। फिर ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में कैसे सिंपल सॉल्व कर लें, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर आपको ये पता भी होना चाहिए कि अगर दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनकी जो वैल्यू आती है, उनका जो इक्विवेलेंट आता है, उनका हाफ आता है ना। तो अगर 2 की बात करूं तो 10 और 10 का 10/2 हो जाएगा, अगर 3 होते हैं तो 10/3 हो जाता, ठीक है ना। 10 10 और 10 अगर 3 कनेक्टेड होते पैरेलल में तो 10/3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कनेक्टेड तो 10/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो इसकी 5 आ जाएगी। तो इन दोनों की जगह मैंने 5 कर दिया, ये तो 5 आपके क्वेश्चन में था ही, ये भी 10 क्वेश्चन में था ही, ठीक है। अब ये तीनों आप देख रहे हो सीरीज में आ गए, तीनों सीरीज में आ गए, और सीरीज में तो सिंपली ऐड करना होता है। तो 5 + 5 + 10 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 10 20। तो 20 ओम जो है वो आपका इसका आंसर होना चाहिए, फर्स्ट वाले का कितना होना चाहिए 20 ओम। 20 ओम जो है वो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड निकाला, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो सिंपल है, करंट का तो और भी अच्छा है, ठीक है। आपने R इक्विवेलेंट तो निकाल ही लिया, मतलब आपने इस सर्किट से ये सर्किट आ जाएगा ना, इसके बाद आपका यहां आ जाना, ये सर्किट बन जाएगा आपका। इन तीनों को सॉल्व कर लिया आपने, 5 + 5 + 10 कितना हो गया 20 ओम, तो तीनों का 20 हो गया, और 20 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है, तो लगाओ ओम्स लॉ, V = IR, ओम्स लॉ लगाओ, V = IR, क्या बोलता है, I मुझे निकालना है, V कितना देर का 20, R भी 20, तो V/R जो हो जाएगा वो हो जाएगा करंट, तो I कितना आ जाएगा 20/20, अरे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ गया। तो इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 एम्पियर, कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। और पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, कितना पूछा है कि 5 ओम जो है उसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना, तो 5 ओम कहां है, ये रहा 5 ओम, इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो करंट मैंने निकाल ली, तो यहां से जो करंट फ्लो होगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगी, पर आगे मिलके तो वापस वही बन जाएगी सेम करंट। और करंट यहां से कितनी फ्लो होगी, तो यहां से आपकी वही करंट फ्लो होगी जो बैटरी से निकली है, क्योंकि इसको वापस जितनी बैटरी से निकलती है उतनी वापस आनी भी तो चाहिए, तो पूरी करंट ऐसे फ्लो होते हुए आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगी, यहाँ 2 पार्ट में जरूर डिवाइड होगी, है ना, आधी आधी हो जाएगी, पर वापस यहाँ से मिलके तो एक ही बन जाएगी वापस, तो वहां यहाँ से I1 और I2 वापस मिलकर I ही बन जाएगी, मतलब आपकी 1 एम्पियर बन जाएगी। और 1 एम्पियर जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे सिंपल सा वापस ओम्स लॉ लग जाएगा, क्या हो जाएगा ओम्स लॉ, V = IR। तो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 एम्पियर, R की वैल्यू 5 ओम, 5 × 1 5 होता है, 5 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दे रखा है। इसको आप अच्छे से रीड करें, कैसे, R3 and R4 are the series, so equivalent of R3 and R4 equal to 4 + 6 = 10 ओम। यही तो किया था अपन ने, यही किया था, याद करो, देखो R3 and R4 किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये 10 हो गया, यही किया ना मैंने, ये तो किया, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया तो ये 10 ओम हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, देखो फिर क्या लिखा है, दिस विल बी पैरेलल विद द R2, सो इक्विवेलेंट विल बी 5 ओम। किसके साथ पैरेलल में है, ये R2 के साथ पैरेलल में, R2 कौन है मेरा 10 ओम, R2 कौन है मेरा 10 ओम क्वेश्चन में, तो R2 के साथ में 10 के साथ ये मेरा 10 पैरेलल हो गया, जिसको सॉल्व करने पे अपना 10 और 10 का 10/2 5 आंसर आया था, तो 5 आंसर आ गया, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 5 ओम, तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो तीनों को ऐड कर दो, 5 5 और 10 20 ओम मेरा इसका आंसर आया था। आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने भी क्या लिखा है यहाँ पे 20 ओम ही लिखा है, इन तीनों को ऐड करने पे 5 5 और 10 तीनों को ऐड करने पे 20 ओम ही आ रहा है, अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, करंट निकालना था, तो करंट क्या होता है, V = IR, ओम्स लॉ लगाया था, तो I = V/R, V की वैल्यू भी 20 वोल्ट, R की वैल्यू भी 20 ओम, तो 20/20 यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे ओम, वोल्ट अपॉन ओम आपका हो गया एम्पियर, 20/20 1 हो गया, तो 1 एम्पियर जो है मेरी करंट की वैल्यू आ गई, यही है ना, ये निकाली थी ना अपन ने, ये निकाली 1 एम्पियर, कैसे निकाली ये देख लो, है ना, सिंपल सॉल्यूशन कर रखा है, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या निकालना, नेक्स्ट निकालना अपन को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके 5 ओम के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है 5 ओम से, करंट फ्लो हो रही है आपकी 1 एंपियर और रेजिस्टेंस का 5 ओम है ही, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वोल्ट जो है वो आपका वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी, वो आपको मेजर करके देगा, उसमें 5 ओम जो है 5 वोल्ट जो है उसमें रीडिंग आएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर जो है वो 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन सी पे। तो लास्ट जो है वो आपका सेक्शन जो है वो आपका सेक्शन सी है और इसमें आपके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, जो आपका किसका है 4 मार्क्स का है। तो इस क्वेश्चन को अगर पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो उसका आपके 4 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी था, है ना, सिंपल आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ईएमआई का आपका उसका था। तो सिंपल अपन पढ़े क्वेश्चन, सिंपल AB is the coil of copper wire having a large number of turns, है ना। ये जो AB क्या है, AB एक कॉपर वायर जो है जिसमें बहुत सारे जो है क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है ना। तो एक कॉइल है जिसपे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद द गैलोनोमीटर। तो जो यहाँ इस एंड को ये कॉइल जो है इसको मैंने गैलोनोमीटर से कनेक्ट, ये आपका गैलोनोमीटर है जी, तो दोनों एंड्स को मैंने गैलोनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, When the north pole of the strong magnet, तो यहां पे ये जो पोल्स आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ पोल जो है आपका स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट का इज मूव्ड टुवर्ड्स द एंड बी, ये बी की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, ऑफ अ कॉइल और डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व इन द गैलोनोमीटर। तो जो भी ये आपका बी की तरफ मूव होगा तो जो भी यहाँ पे चेंजेस होगा, जो भी लॉस लगेंगे, है ना, जो भी डायरेक्शन आएगी तो गैलोनोमीटर को अपन ऑब्जर्व करेंगे, तो गैलोनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा अपन से वो अपन वो बात करते हैं। तो सिंपल डायग्राम तो आप दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक क्या है कॉपर की कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इन दोनों एंड्स को जो है आपने गैलोनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है, सिंपल। ठीक है, आपने एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लिया है और इसका जो नॉर्थ पोल है वो आपका बी की तरफ है ना, इसका नॉर्थ पोल जो है वो बी एंड की तरफ है और इसको आप मूव करा रहे हैं बी एंड की तरफ। ठीक है, और फिर अपन क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं गैलोनोमीटर की रीडिंग्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग गैलोनोमीटर इन द एक्टिविटी एंड व्हाई डज इट्स नीडल डिफ्लेक्ट्स मोमेंटली व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, है ना। सिंपल सा बोला है कि आप रीजन देना आपको कि आप गैलोनोमीटर जो है इस एक्टिविटी में क्यों यूज कर रहे हैं और इसका जो आपका नीडल है वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है जब भी आपका मैग्नेट जो है आप कॉइल के जब आपको पास ला रहे हैं या दूर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों चेंज होता है। तो सिंपल अपन पहले एक क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसका आंसर अपन जान लेते हैं कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, आंसर सिंपल सा मैंने मेंशन कर रखा है कि गैलोनोमीटर गिव्स द डिफ्लेक्शन, इट शोज दैट करंट इज flowing in the circuit which is due to the change in magnetic flux in the coil। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कौन सा फिनोमिना हो रहा है वो देखते हैं। देखो ये आपकी कॉइल, ये आपकी कॉइल है, कॉइल के पास अपन मैग्नेटिक लाए, तो मैग्नेट जो होती है तो आपको पता है मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब ये मैग्नेट का पास लाओगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस कॉइल में से पास होगी, है ना, इस कॉइल में से पास होगी, इस कॉइल में से पास होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जब इसको आप पास लेके आओगे तो इस कॉइल में से पास होगी। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रही है जब भी इसको पास ले जाओगे और दूर ले जाओगे इस कॉइल में से। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी किसी भी कंडक्टिंग वायर में, तो उसका क्या होता है, उसमें फ्लक्स चेंज होता है। और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक करंट इंड्यूस होती है। और वो अगर करंट इंड्यूस हो इसके अंदर होगी तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उस डायरेक्शन में आपका गैलोनोमीटर डिफ्लेक्ट कर देगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो हुआ कि नहीं फ्लो हुआ, क्योंकि करंट आपको दिखता तो है नहीं भाई, वायर में करंट फ्लो होगा तो मुझे थोड़ा दिखेगा कि वायर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे तो ये डिफ्लेक्शन से ही बताएगा, है ना। करंट आप आंखों से ऐसे देख नहीं पाओगे, तो मुझे तो ये गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन ही तो बताएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इसका आपका नीडल डिफ्लेक्ट करेगी उसी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हो जाएगी मेरे करंट की। अगर नीडल जो है आपकी डिफ्लेक्ट इस तरफ हो रही है तो करंट मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, और अगर इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मेरा डिफ्लेक्शन मिल रहा है उस डायरेक्शन में मेरी करंट फ्लो होती है। तो इसीलिए जो है मैं गैलोनोमीटर का यूज करता हूं, क्योंकि जब जब मैं मैग्नेट को इसके पास लाऊंगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी जिसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट हो जाएगी जो मेरी इस वायर में से जब पास होगी तो जिस तरफ मेरा डिफ्लेक्शन होगा उस तरफ जो है मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपकी करंट फ्लो हुई है। ठीक है, तो सिंपल सा ये तो रीजन है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, गैलोनोमीटर गिव्स द डिफ्लेक्शन, इट शोज दैट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट व्हिच इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इन द कॉइल। कॉइल में जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो आपका एक इंड्यूस करंट आ जाएगा जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन करने लग जाएगा।
deflection momentarily because when the magnet moves then flux change, but the magnet stops, the change in the flux is zero. EMF is only produced when the flux passing through coil changes. क्या बोल रहा है सिंपल सा, यहां से यहां तक की जो बात का मतलब है, सिंपल सा बात का मतलब है कि डिफ्लेक्शन जो है वो परमानेंट नहीं है. डिफ्लेक्शन ऐसा नहीं हमेशा होता रहेगा. डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा आपके उसके मूवमेंट पे, है ना, बार मैग्नेट के मूवमेंट पे. अगर उसमें से बार मैग्नेट अगर मूव कर रहा है और अगर मैं कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तभी मेरा जो है वो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी. अगर बार मैग्नेट को रोक देता हूं, उसका मूवमेंट रोक देता हूं, तो मेरा फ्लक्स जो चेंज होना वो स्टॉप हो गया. वो चेंज हो ही नहीं रहा, जितना पास हो रहा है उतनी पास हो रही है ना. तो फ्लक्स जो है वो चेंज होना बंद हो गया, तो क्या होगा, मेरे कोई भी डिफ्लेक्शन उसमें शो नहीं करेगा. ठीक है, तो जब मेरा बार मैग्नेट का जब मूवमेंट होगा तब मेरा क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. और जब फ्लक्स चेंज हो जाए तब तक मेरा करंट फ्लो होगी. करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन भी आएगा. और नहीं तो जो है आपका, अगर मैं बार मैग्नेट को रोक देता हूं, स्टॉप कर देता हूं, तो मेरा जो है कोई भी डिफ्लेक्शन मुझे गैल्वेनोमीटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं. ठीक है, सेकंड पढ़ लेते हैं. बी जो पार्ट है वो पढ़ लेते हैं. तो बी में लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर in a situation when the coil and the bar magnet both move with the same speed in the same direction, justify your answer. अच्छा क्वेश्चन पूछा है. क्या पूछा, सिंपली कि मैं अगर कॉइल को और बार मैग्नेट को दोनों को सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से मूव कराऊं, तो मेरा क्या क्या ऑब्जर्व करूंगा, कि तो क्या क्या चीज चेंज आएगी, वो आपको वहां पे लिखनी थी. तो सिंपल सी बात है भाई, ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है. अगर आप सेम स्पीड से लेके जाओगे तो दोनों की बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, दोनों की बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी. और जितना चेंज इसमें हो रहा है उतना ही चेंज इसमें हो रहा है. जितनी आगे ये मूव कर रही है उतनी आगे ये मूव कर रही है. तो भाई आपको ऐसा क्या लगेगा, भाई आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपके पास भी एक गाड़ी है ना, भाई आपके साथ में एक गाड़ी और चल रही है, दो गाड़ी पैरेलल में चल रही है, दोनों की स्पीड सेम है, वो दोनों के डायरेक्शन भी सेम है. तो आपको क्या लगेगा, आपको हमेशा रेस्ट पे लगेगा. आपको ऐसा लगेगा वो मूव ही नहीं कर रही है, क्योंकि हमेशा उसको वो गाड़ी आपको वहीं पे दिखेगी. तो वही चीज हुआ यहाँ पे. क्या हुआ, यहाँ पे वही हुआ भाई, बार मैग्नेट है और ये कॉइल है, दोनों को आप सेम डायरेक्शन में लेके जाओगे तो दोनों में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि जितना ये आगे मूव कर रही है उतना ये भी तो मूव कर रही है. तो इनको ऐसा लगेगा कि पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही, मतलब जितनी फील्ड लाइंस अभी पास हो रही है उतनी फील्ड लाइंस बाद में पास होगी. तो मतलब फील्ड लाइंस इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगी ही नहीं, फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, तो कोई करंट इसमें इंड्यूस होगा ही नहीं, गैल्वेनोमेट्रिक रीडिंग जीरो हो जाएगी. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, when magnet and coil will move with same speed in same direction then there will be no change in flux. फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जितना ये मूव की उतना ये भी मूव कर गया. अगर मैं कॉइल को रोक दूं और सिर्फ मैग्नेट को मूव कराऊं, तो मैं इसके अंदर जो है वो फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी. अगर पास लाऊंगा तो इंक्रीज होगी, दूर ले जाऊंगा तो डिक्रीज होगी, पर दोनों ही मूव कर रहे हैं यहां पे, तो चेंज होगा ही नहीं, है ना. तो इसलिए फ्लक्स जो है वो चेंज हो ही नहीं रहा. तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन कॉइल या फिर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई करंट इंड्यूस होगा ही नहीं. करंट तभी इंड्यूस होता है जब आपका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है. ठीक है, तो सेकंड का आंसर सिंपल सा ये हो जाएगा. थर्ड पढ़ लेते जल्दी से. थर्ड आपका क्या बोल रहा है, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी. इस पूरी एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है वो अपन को वहां पे लिखना है. will there will be any change in the momentary deflection in the galvanometer if the number of turns in the coil is increased and a more strong magnet is moved towards the coil. एक तो मैं नंबर ऑफ कॉइल्स के अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो अगर बढ़ा दूं तो क्या होगा, और अगर मैं पहले जो बार मैग्नेट जो यूज कर रहा हूं उससे भी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट अगर यूज करूं तो फिर मेरा क्या चेंजेस होगा वो मुझे यहां पे निकालने हैं. तो नेक्स्ट सी का आंसर अपन पढ़ लेते हैं. सी का सिंपल पहले देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है इस एक्टिविटी से. कंक्लूजन मेरा सिंपल सा है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ कॉइल द गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन, बट व्हेन देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो. इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस ओनली व्हेन फ्लक्स पासेस थ्रू अ कॉइल चेंजेस. सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर मेरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अगर किसी कॉइल में चेंज नहीं हो रही है ना, फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा. अगर चेंज हो रहा है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो क्योंकि आपकी करंट इंड्यूस होगी जब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होगा. ठीक है, और इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ तभी आएगा जब मेरा किसी भी कॉइल में से फ्लक्स जो है वो चेंज होगा. ठीक है, तब मेरा जो है वो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और करंट आएगी तो मेरा गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, और जो अपना सिंपल सी बात थी कि जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दूं और एक जो बार मैग्नेट उसकी वो एक और स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट अगर यूज करता हूं तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा वो बात कर लेते हैं सिंपल सा. तो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज.
क्या लिखा है इसमें कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा तो जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतनी जो है वो आपकी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर करूंगा तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से मेरा डिफ्लेक्शन जितना हो जाएगा ना, पहले मान लो आपका 20 डिग्री ही डिफ्लेक्ट हो रहा है तो अब 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा दिए तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होता है, आपका इंड्यूस करंट जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो अगर अपन बार मैग्नेट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा ले लें, इंटेंसिटी ज्यादा ले लें, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ले लें, तो क्या होगा, तो भी जो है आपका डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है तो फील्ड लाइन जो होगी वो ज्यादा आपकी उसमें से पास होगी। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना जो है करंट ज्यादा इंड्यूस होगा और डिफ्लेक्शन जो है ज्यादा आएगा। सिंपल सा ये था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ये जो 13 क्वेश्चन नंबर 14 है सेक्शन सी का, उसमें भी आपका जो है वो आपका और में दे रखा था। मतलब आपके मेनली फिजिक्स में 3 क्वेश्चन आपके और वाले आ ही गए हैं। ठीक है, तो अगर एक नहीं आता तो दूसरा तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था जो बिल्कुल आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल सा आपको ये समझाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, और व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज held stationary near one end of a coil of large number of turns, justify your answer। बोला कि सिंपल जो है गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजेस आएगा, क्या आप ऑब्जर्व करोगे अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को जो है किसी भी कॉइल के एक एंड के पास स्टेशनरी रख दूं, मतलब उसको मूव नहीं करा रहा हूं, बस उसमें पास में रखी हुई है। ठीक है, तो सिंपल सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है। तो whenever there is a change in magnetic line of force associated with the conductor, an electromotive force जिसको मैं EMF बोलता हूं is set up at the ends of the conductor which lasts as long as change in taking place। This phenomena is called electromagnetic induction। क्या बोला सिंपल सा कि अगर किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस कंडक्टर में आपकी चेंज हो रही है तो क्या होगा, उसमें आपका एक इलेक्ट्रो जो मोटिव फोर्स जो है वो आपका सेटअप हो जाएगा उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस। ठीक है, ये हो जाएगा और वो तब तक ही रहेगा जब तक मेरा उसमें लाइन ऑफ फोर्स, मेरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा तब तक ही रहेगा। अगर चेंज नहीं हो रहा तो वो आपका फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी फिनोमेना को जो है अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और जो सेकंड आपका दे रखा है ना, आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है कि पूरा जो आपका गैल्वेनोमीटर का जो सेटअप है, तो एक कॉइल है उसके पास में मैंने किसी भी एक एंड पे एक मैंने बार मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन में रखा, उसको मूव नहीं करा रहा हूं, ना तो मेरी कॉइल मूव हो रही है ना ही मेरा ये बार मैग्नेट मूव हो रही है। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, तो सिंपल मैंने इससे पहले वाले अभी जस्ट इसके ऊपर वाले में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी कॉइल में जब तक आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगा इन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट तब तक आपका फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। भाई दोनों को अगर सेम स्पीड से मूव करा रहा था, सेम डायरेक्शन में, तब भी नहीं हो रहा था, तो अगर दोनों को स्टेशनरी होगा तो चेंज कहां से होगा, जितनी फील्ड लाइंस अभी पास हो रही है 1 घंटे बाद भी उतनी होगी। ठीक है, चेंज तो हो ही नहीं रही। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर कोई आपका डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, तो यही होगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आप मोशन में उसको ला ही नहीं रहे हो, आप उसको ना तो पास ला रहे हो ना दूर ले जा रहे हो। पास ले जाओगे तो बढ़ जाएगी और दूर ले जाओगे तो कम हो जाएगी, पर आपने तो स्टेशनरी रखा हुआ है तो जितनी पास हो रही है उतनी ही पास हो रही है हमेशा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कितनी होगी, जो पास हो रही है उसमें से वो हो गई कांस्टेंट। और थस द मैग्नेटिक फ्लक्स डज नो चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होता, हेंस नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, देयरफॉर गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। कोई गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तब देगा जब करंट इंड्यूस होगी, और करंट तब इंड्यूस होती है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा है, आपने इसको मूव ही नहीं करा रहे हो, आपने स्टेशनरी रख रखा है, इसलिए इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा। तो आप ये अगर लिख के आते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फिजिक्स का जो है पूरा पार्ट खत्म हुआ, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन थे अपने साइंस के पेपर में फिजिक्स के पार्ट थे, 4 क्वेश्चन थे। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, प्लस इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, इसके आपको प्लस 3 मार्क्स मिलेंगे और इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल जो है वो आपका 3 और 3 6 और 4 10 प्लस 2 12 मार्क्स का जो है अपना फिजिक्स का पेपर था। मतलब इसमें पूरे में 40 में से जो 12 मार्क्स का जो पोर्शन था वो फिजिक्स का था, जो यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी। तो आप जो है आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू।